जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। आज फिर से एक नए लोकेशन के साथ स्वागत है आपका। ये जो जगह है ये रतनपुर में स्थित है और काफ़ी फेमस जगह है। हमारे बेगूसराय के जो पूर्व मेयर रहे हैं संजय कुमार जी, उनके द्वारा इसको बहुत प्यार से बनाया गया है और उन्हीं की कृपा है जो इतना खूबसूरत लग रहा है। ये बचपन में मैं यहाँ आया करता था खेलने के लिए। चलिए इन तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए आगे बात करते हैं। आज विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इस चीज़ को समझिए, विस्तार कितना होने वाला है। 28 पद खाली हैं। लगभग 17 से 22 कैंडिडेट आज मंत्री की शपथ लेंगे। और उतना ही नहीं, पूरे देश से, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, तमाम जगहों से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स लाए गए हैं। सामुदायिक समीकरण के हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से तमाम तरह के कैंडिडेट को यहाँ लाया गया है और मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी शाम 6 बजे के बाद राष्ट्रपति भवन में। तो इस चीज़ को आप समझिए, बड़े बड़े नाम इसमें आ रहे हैं मंत्री पद को पाने के लिए, जिसमें सबसे पहला नाम ज्योतिराज सिंधिया का है, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और फिर बीजेपी की सरकार बनवा दी। उतना ही नहीं, वरुण गांधी का है, फायर ब्रांड नेता हैं वो बीजेपी के, उनको भी मंत्री पद मिलने की आशंकाएं हैं। यहाँ तक कि बिहार में नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जदयू, उससे भी 4 उम्मीदवारों की पेशकश की है नीतीश कुमार जी ने केंद्र में। और उतना ही नहीं, फिलहाल में जो ये राजनीतिक परिवेश बदला बिहार का, जो एलजेपी अलग हो गई, पशुपति पारस अलग हो गए, तो शायद इसी वजह से अलग हो गए होंगे कि या मंत्री का लोभ होगा। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस जी को भी एक मंत्री पद मिलने वाला है। तो ये रहा मंत्री पद वाला जानकारी। क्योंकि अभी आज 17 से लेकर 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी दिल्ली में, और तमाम तरह के जो सांसद हैं, जो उम्मीदवार हैं, तो वो लोग अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्हें इंतज़ार है और शायद लिस्ट भी कंफर्म हो चुका है। तो तमाम लोग 6 बजे के बाद राष्ट्रपति भवन में अपना शपथ लेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कल की, तो कल जो था, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं अपने आप को चिराग पासवान, कल अपने पिताजी के जयंती पर उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसमें वो जहानाबाद गए और भी जगहों पे गए। और जिस तरीके से जन समर्थन मिला उनको, जन समर्थन जिस प्रकार से चिराग पासवान जी को मिला, लग रहा है कि युवाओं की भागीदारी बिहार की राजनीति में बढ़ने जा रही है आने वाले वक्त में। पर जिस तरीके से चिराग पासवान जी का बयान आ रहा है कि अगर पशुपति पारस जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है दिल्ली में, उनका कहना है कि अगर पशुपति पारस जी को, उनके चाचा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो वो फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि उनका मानना है कि वो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मंत्रिमंडल अगर उनको मिलता भी है तो उनको इंडिविजुअल उनके सांसद के अधिकार से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी पार्टी विशेष से गए और फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसी चीज़ को लेकर चिराग पासवान ने बयान भी दिया था कि इसके लिए वो कोर्ट तक जाएंगे। दूसरी बात करते हैं बात अगर हम आरजेडी की, तो आरजेडी को आप देख लीजिए। आरजेडी ने भी अपना 25 वर्ष पूरा कर लिया बिहार की राजनीति में, और लालू यादव जी भी अभी बाहर हैं। जिस तरीके से उनका बयान आया है कि काफ़ी सक्रिय होने वाले हैं, अपने निर्देशानुसार उनकी पार्टी को चलाने वाले हैं। उनके पार्टी के लोग, उन तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी तेजस्वी यादव हैं, उनके नेतृत्व में पूरा पार्टी काम करेगा। और सुनने में आया है, आज ही की बात है, तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के बड़े भाई हैं, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उन्हें बुखार आया है और उन्हें अभी अस्पताल भी ले जाया गया है, उनकी उपचार शुरू है। आइए इन तमाम राजनीतिक पहलू को हम एक साइड रखते हुए एक और बात करते हैं। बीते दिनों, कल की बात है, मैं एक किसी न्यूज़ पोर्टल नहीं, मैं किसी स्ट्रीम मीडिया पे एक न्यूज़ देख रहा था। तो अचानक से एक रिपोर्टर एक लड़के के साथ उपस्थित हो गए। उस लड़के का नाम था राम भक्त गोपाल। राम भक्त गोपाल जब मैं ये कहता हूँ तो आपके जहन में ज़रूर कोई ना कोई बात आ रही होगी। मैं आपको बता दूं कि ये राम भक्त गोपाल वही है जो दिल्ली में शाहीन बाग में आंदोलन कर रहे सीए के खिलाफ, जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे,
उन पर गोलियां चलाई थी। बाद में जाकर दिल्ली पुलिस ने इन्हें पकड़ा और ये तब नाबालिग थे, इसीलिए छूट गए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के समाज में लोग हैं, जो सामाजिक समरसता को कायम नहीं रहने देना चाहते हैं, उस तरह के लोगों को जब आप स्ट्रीम मीडिया पे लाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो क्या कर रही है स्ट्रीम मीडिया? वैसे वैसे 2 कौड़ी के लोगों को वो पॉपुलैरिटी दे रही है, उसको हीरो बना रही है, उसको आइकॉन बना रही है। यहाँ तक ही नहीं, बीजेपी खुद में भी एक ऐसी पार्टी है कि आप कितना भी बुरा बोल लीजिए, आप सामाजिक स्तर पे ध्रुवीकरण करिए, धार्मिक स्तर से ध्रुवीकरण कीजिए, बीजेपी पार्टी माला पहनाकर वैसे लोगों का स्वागत करती है। तो इन तमाम पहलुओं के बारे में हमको और आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक समरसता सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हर एक जात, बिरादरी, धर्म के लोग हैं, तो वैसे लोगों से बच कर रहने की आवश्यकता है। और स्ट्रीम मीडिया से भी मेरा एक निवेदन है कि जिस तरीके से आप वैसे वैसे लोगों को अपने चैनल पर लाते हैं और आप उन लोगों को चैनल पर लाकर अपनी चैनल की खुद ही गरिमा गिरा रहे हैं। वैसे भी आपकी कोई गरिमा रही नहीं। हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है सर, पूरे विश्व में, जहां लोग सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ शेयर करते हैं। और हिंदुस्तान में यही चीज़ें बिल्कुल इसके विपरीत है। यहाँ स्ट्रीम मीडिया फेक न्यूज़ शेयर करती है और सोशल मीडिया के पोर्टल्स असलियत बयां करती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है कि बहुत बड़े तबके, बहुत बड़ा तबका आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा जनसंख्या अब स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर चुका है। वो सोशल मीडिया पे आ गए हैं, वो यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो फेसबुक पे जो पोर्टल बनाकर चला रहे हैं न्यूज़ चैनल्स, वो लोग उसको देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सच्चाई कहीं ना कहीं यहीं तक सीमित रह गई है। तो ऐसा क्यों है? जब पूरे विश्व में ये चीज़ें विपरीत चल रही है तो ऐसा यहाँ क्यों है? चलिए आइए अब हम बात करते हैं महंगाई पर। जब हम महंगाई को लेकर बात करते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म कर दें। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्लस हो गए हैं, सरसों तेल के दाम 200 रुपये प्लस हो गए हैं, गैस के दाम इतने सारे महंगे हो गए हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती जिसका दाम घटा हो पिछले 5 साल में या पिछले 7 साल में। मोदी जी का ये दूसरा सत्र चल रहा है उनके कार्यकाल का। तो मेरा केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि आप अपनी आर्थिक व्यवस्था की जो भी नीति उसको सुदृढ़ करिए, उसको इस प्रकार से सुदृढ़ करिए कि एक सामान्य वर्ग में रहने वाला व्यक्ति किसी भी चीज़ को अफोर्ड कर सके। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो जीडीपी जिस लेवल से घटा है अपने देश का, उस लेवल से एक सामान्य व्यक्ति का पोटेंशियलिटी, मनी पोटेंशियलिटी, बाइंग कैपेसिटी, ये तमाम चीज़ें घट गई है। किसी चीज़ को खरीदने की क्षमता घट गई है। पैसे ही नहीं हैं जेब में तो क्या चीज़ खरीदेंगे? ऐसी तमाम तरह की परिस्थितियां भी मौजूद है। दूसरी बात, आइए मैं कोविड-19 को लेकर खुलासा करता हूं। जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में भी पांव पसार रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जितनी निष्ठा के साथ और जितनी तत्परता के साथ हमारा केंद्र सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, काश उतनी ही तत्परता और उतनी ही निष्ठा के साथ अपने लोगों के लिए सोचते, कोविड के 3rd वेव के लिए सोचते और इस महामारी के लिए सोचते। क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी ख़तरनाक है। इसमें हमें आपको सबको सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। अपने परिवार का ध्यान रखिए, बेवजह बाहर नहीं जाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, मास्क पहनिए और दूरी बनाकर रखिए। लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। कोई वैसा ही इमरजेंसी काम हो तो बाहर निकलिए, बाकी बात दूरी बनाकर रखिए। वैसे जो अनलॉक 3 का जो रूल अभी लागू होगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ने, बिहार सरकार ने एक नियम लाया। उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने भी स्कूल्स हैं, वो तमाम चीज़ें 50% की उपस्थिति से खोले जाएंगे। बहुत जल्द तमाम विद्यार्थी, तमाम शिक्षक, तमाम प्रोफेसर फिर से अपने काम को लौटेंगे। और इस तमाम तरह की चीज़ों को लेकर जो सरकार की तत्परता है, उस पर काफ़ी गंभीरता मुझे नहीं दिख रही है कि सरकार उस पर गंभीर रूप से सोच रही हो। अगर सोच रही होती तो तीसरा वेव बहुत सामने है। SBI रिजर्व की एक रिपोर्ट है कि अगस्त में 3rd वेव आने वाली है और सितंबर 10 और 15 तारीख तक जाते जाते ये पीक पर चला आएगा। तो जब इतना नज़दीक है ये वेव,
तब हमको सरकार को और इस पूरे देश की सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, तमाम लोगों को इस बात के लिए सोचना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर आऊँगा एक नए अपडेट के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।